हम हैं नया IDN 7 हौसला है। पर्यवेक्षक महाराष्ट्र और हरियाणा में सपोर्ट दिया है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे डर किसी को चुनना है सभी के हित में है? 10 बार बता चुका हूं। पर्यवेक्षक महाराष्ट्र और हरियाणा में जा रहे हैं। पहले विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, उसके पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार बनेगी और हरियाणा में कौन सीएम होगा। हमने बाहर से सपोर्ट दिया है, उनको लेना है नहीं लेना है उनका अधिकार है। उन दोनों के आपस में बातचीत होने के पहले ही प्रफुल्ल पटेल जी का उस बीच में कूद जाना तो संदेह पैदा करता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे डर के या जिसके भय से ये लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े रहें। शिवसेना से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही चुनाव वहां लड़ रहे थे। विधायक दल का नेता किसी को चुनना है, उस बारे में पूरे अधिकार सर्वाधिकार विधायक दल ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को दिया है। शिवसेना लचीलापन दिखाती है तो यह मुझे लगता है कि विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना और महाराष्ट्र सभी के हित में है। हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। आपके रेस में है क्या मुख्यमंत्री बनना है? मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं रेस में नहीं हूं। केंद्रीय निरीक्षक आदरणीय राजनाथ जी और आदरणीय नड्डा जी का दिन समय तय होगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की या विधायक दल की बैठक विधान भवन मुंबई में हम आयोजित करेंगे। हमारी सभी की इच्छा है कि मुख्यमंत्री नागपुर का हो। पार्टी का निर्णय जो भी वरिष्ठ नेतागण जो डिसाइड करेंगे उसके आधार पर निर्णय होगा, वो सभी को मान्य रहेगा। मुख्यमंत्री से ज्यादा जरूरी है कि पृथक राज्य का निर्माण अभी होना अनिवार्य है। तो चलिए आज का मुद्दा में बात सबसे पहले महाराष्ट्र की ही करेंगे। महाराष्ट्र में किसके साथ होगा बीजेपी का गठजोड़? क्या एनसीपी के बाहर से समर्थन दिए जाने को कबूल करेगी बीजेपी या फिर शिवसेना के साथ 25 साल का रिश्ता फिर से सत्ता की पटरी पर दौड़ पड़ेगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एनएलडी के नेता हैं राजीव जेटली और शिवसेना नेता चंद्रहास शुक्ला हमारे साथ हैं। साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में दिल्ली से बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और मुंबई से जुड़ेंगे एनसीपी के प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह कुछ ही देर में, और साथ ही साथ एमएनएस के नेता अखिलेश चौबे से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पटना से इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रहास जी, मेरा पहला सवाल आपसे, अब शिवसेना का स्टैंड अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, बैठक हालांकि वहां पर चल रही है, क्या कुछ चल रहा है? क्या जाएंगे बीजेपी के साथ या नहीं? क्योंकि खबरें दोनों तरफ से ये हैं, दोनों तरफ से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। तलाक इसको दोनों ने ही नहीं माना है, ना बीजेपी ने ना शिवसेना ने। कहा है कि बस थोड़ा मनमुटाव था। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो हमें लेके चलना चाहते कि नहीं। शिवसेना का उसमें कोई रोल ही नहीं है। नहीं, देखिए उनके पास तो मैंडेट है, उनके पास तो सीधे तौर पर एनसीपी ने कह दिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे। शिवसेना ने तो मना नहीं किया। लेकिन क्या वो 25 साल का जो गठबंधन है, क्या हम माने कि वापस से दोनों साथ आएंगे अगर मनमुटाव ही था तो? दोस्ती चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी थी। अभी भी उनको ही तय करना है कि हमें अपना दोस्त रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते। हम क्या कर सकते हैं उसमें? एनसीपी उनको समर्थन दे रही है, अच्छी बात है, उनको लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन हम साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उभरी सियासत की नई तस्वीर क्या है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, लेकिन बीजेपी इस आंकड़े से काफी दूर है। तो यहां सरकार बनाने की क्या सूरत हो सकती है, बता रहे मेरे सहयोगी पंकज। महाराष्ट्र में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार? कौन कौन सत्ता के समीकरण बन रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पहली स्थिति यह है कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। ऐसे में क्या होगी विधानसभा की स्थिति? आप देख सकते हैं 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है। नतीजों और रुझानों को मिलाकर यदि बात करें तो बीजेपी प्लस के खाते में 122 सीटें, शिवसेना 62 सीटों पर जीत रही है, या आगे दोनों को मिला दें तो सीटों का आंकड़ा 184 पहुंच जाए। एनसीपी ने संकेत दिया है कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन दे सकती है।
और बीजेपी का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी विधानसभा की स्थिति, आइए वो देख लेते हैं। बीजेपी प्लस 122 सीटें और एनसीपी 41 सीटों पर कब्जा जमा रही है। दोनों को यदि मिला लें तो सीटों का आंकड़ा पहुंच जाएगा 163। तीसरी स्थिति यह होगी कि अगर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए तो कांग्रेस 42 सीटों पर आगे है। तीनों दलों को मिला दे तो आंकड़ा 145 हो जाएगा। शुक्रिया पंकज आपका। और पंकज हमें बता रहे थे तस्वीर क्या है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र एकला चलो रे रंग लाया है और ये जीत बीजेपी नेतृत्व के हौसले की जीत है। हौसला है तो सब कुछ है, लेकिन इस हौसले के आगे एक पेच आ गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ कौन होगा सत्ता का भागीदार, और आज का मुद्दा यही है। इसी पर हम सवाल कर रहे हैं तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी स्वागत है। बस बड़ा सवाल ये कि महाराष्ट्र में किसके साथ जाएंगे, किसका इंतजार हो रहा है अब? एक खंडित जनादेश जब मिलता है तो अपने बल पे तो सरकार बन ही नहीं सकती है, क्योंकि आंकड़े जो हैं उसमें हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब ऐसे में दो ही निर्णय हो सकते हैं कि सरकार अपनी बनानी है या बैठना है या दोबारा चुनाव में जाना है। तो इसलिए क्या करा जाएगा कि एक बार सारी संभावनाएं जो हैं उन पे विचार होगा। कौन आ सकता है, अगर वो आ रहे हैं तो क्या शर्तें हैं या बिना शर्तों के हैं, उनके साथ आने का जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको देख के संसदीय बोर्ड ने ये फैसला करा है कि राजनाथ जी और जगत प्रसाद नड्डा ये लोग जाएंगे बंबई में, स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, सारी संभावनाओं पर विचार करेंगे और फिर तय करेंगे किससे बनना है। उम्मीद यह है कि दोबारा चुनाव में जाने की स्थिति नहीं आएगी। चलिए, लेकिन अब इतना तो तय है कि दोबारा चुनावों में जाने की स्थिति नहीं आएगी। चंद्रहास जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं शिवसेना से। उन्होंने कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आए। चंद्रहास जी। नहीं, ठीक बात है। अभी मित्तल साहब बोले ठीक बात है। इन्होंने कहा भाई हम चुनाव में भी जा सकते, तो गवर्नर को आप चिट्ठी लिखो कि भाई हम नहीं बनाएंगे सरकार, पहली बात। दूसरी बात, हमने तो आपको छोड़ा नहीं, आपने हमको छोड़ा है। अब आप एनसीपी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, शिवसेना के साथ जाएंगे, ये तो आपको ही तय करना है। सुधांशु जी जवाब देंगे? एक उर्दू का शेर है, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर कभी। नहीं, हर बात शेर से नहीं चलती मित्तल साहब। अध्याय को नए परिप्रेक्ष्य में देख के बात करिए। नहीं, आप अगर वास्तविक दोस्ती नहीं रखनी थी तो लोकसभा में गठबंधन तोड़ देते। और इतनी बड़ी कोई दुश्मनी नहीं है, आपके नेता भी मातोश्री जा सकते हैं। ऐसा है, विषय क्या है? नहीं, विषय यही है कि इनका कहना है कि भाई आप शिवसेना को लेंगे कि एनसीपी को लेंगे, और ये आपको तय करना है कि हमको लेना है कि एनसीपी को लेना है। देखिए, नहीं, ये तय तो बातचीत से होगा ना जी। संवाद और संपर्क, इसी पे तो कोई निर्णय होते हैं। बिल्कुल मित्तल साहब, अच्छा बोल रहे हो आप, मैंने अभी आपको बताया कि राजनाथ तो आप ही करेंगे। और हाँ, तो मैंने कहा ना, राजनाथ जी और नड्डा जी दोनों जो हैं मुंबई जा रहे हैं, सारी स्थितियों का जायजा लेंगे, सबके विचार क्या हैं, सबकी क्या संभावनाएं हैं। और स्वाभाविक है कि तय करने से पहले संवाद और संपर्क दोनों ही होगा। तो इसलिए उस चीज का इंतजार करते हैं। क्या इसमें दोषारोपण में लगना है? इसमें मेरे एक बहुत लंबे अरसे तक संबंध रहा, वो संबंध में खटास आई, ये भी एक अपने आप में सत्य है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्ष होके चुनाव में गए। अब एक नई स्थितियां आ गई है। एक सत्य एक और भी है कि अगर आपको बहुमत मिलती तो आप अपने आप सरकार बनाते, हमें बहुमत मिलती तो हम अपने आप सरकार बनाते। नहीं, उसमें एक कारण था। अब आज खंडित जनादेश है मित्तल साहब, आपके पास प्लस था, हमारे पास माइनस था। आपके पास 4 पार्टियों का साथ था, हमारे साथ मनसे का माइनस चल रहा था। क्या था, क्या आप ये भी समझो। लेकिन अच्छा है, ऐसा है, क्या चीज है उसमें। मैंने कहा ना, इस समय इस विषय की चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, दो और हम लोग, मैं कहूं कि हमारे आपके में जो दूरियां हुई उसकी
जी सुधांशु जी, मैं बस आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। क्या करना है, दूरियां हो गई। ठीक है चंद्रा जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए बीजेपी का तो ठीक है, उनके पास तो एनसीपी अगर बाहर से समर्थन देगी वो तो सरकार बना लेंगे। आपकी पार्टी के अंदर भी बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो ये चाहती हैं कि हम वापस से बीजेपी के साथ वो जो 25 साल पुराना गठबंधन है वो वापस से ठीक हो जाए। आप लोगों ने भी तलखी उतनी दिखाई नहीं, आपने भी विड्रॉ नहीं किया सेंटर से, कॉर्पोरेशन में भी आप साथ ही में हैं। मैं आपको बताऊं, 25 साल बहुत होते और 25 साल की दोस्ती भी एक मजबूत होती है। अटल जी, अडवाणी जी का हमारे यहाँ बाला साहब नहीं है, तकलीफ है, उनका युग खत्म हुआ। अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब का युग चल रहा है, वो किसको साथ लेके चलेंगे नहीं चलेंगे उनको तय करना है, हम तय नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत ऐसे शिवसेना के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपस में उनसे घरेलू संबंध हैं, तो वास्तविक बहुत नेता नहीं चाहते कि हमारा गठबंधन टूटे। हर आदमी चाहता है कि गठबंधन रहना चाहिए और काफी लंबा चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते, तो उसके लिए शिवसेना क्या कर सकती है? नहीं, लेकिन ये बताएं ना, कल खुद उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों एक गठजोड़ या गठबंधन तक सीमित नहीं, एक परिवार है, तो परिवार में तलखी मनमुटाव तो चलता ही है, तो क्यों नहीं पहल हो जाए तो क्या गलत है? नहीं, पहल बीजेपी भी कर सकती है। आप लोग भी तो कर सकते हैं पहल। नहीं, हम लोग, वो लोग तो देखिए, सुधांशु जी ने अपने अल्फाजों में साफ तौर पर कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जा रहे हैं राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्यों ना पॉजिटिव संकेत आए? नहीं, उद्धव साहब नहीं बोला, अगर बीजेपी पहल करती है तो उस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी संपर्क करती है तो हम जरूर सोचेंगे। थोड़ा सा नर्म हो गए अब तेवर थोड़े से ठीक लग रहे हैं। तेवर नहीं, जो चीज है हमने उनको छोड़ा भी नहीं था और ऐसी कोई हमारी आपस में बुराई नहीं है। चलिए, किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा वो बातें थोड़ा रहने दीजिए, अब ये है कि अब आगे क्या होगा। सुधांशु जी खुश हैं इस जवाब से? आगे मुझे लगता है एक सबकी सकारात्मक सोच है, और सोच इसलिए है कि खंडित जनादेश जब दिया जाता है तो एक उत्तरदायित्व आता है कि क्या राज्य में दोबारा चुनाव होने, या हम लोग मिलकर साथ काम करके महाराष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, महाराष्ट्र में तरक्की की ओर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है यही वस्तुस्थिति और वास्तविकता को देख के सब चर्चाएं होंगी, संबंध होंगे, संपर्क होंगे, बातचीतें होंगी, और उस पे नतीजे क्या निकलते हैं देखते हैं। चलिए ठीक है, वेट एंड वॉच वाली मैंने कहा ना कि इंतजार करते हैं, हम सत्य है कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। हरियाणा का जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन क्योंकि राजीव जेटली जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुधांशु जी, मैं एक राय उनकी भी ले लूं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक विश्वसनीय सहयोगी है? राजीव जी, आपसे मेरा सवाल। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ कोई अलायंस नहीं है, सहयोगी वाली बात एटलीस्ट हमारे पे अप्लाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी अच्छी है या नहीं है, ये तो आपने पिछले चुनावों में देख लिया। चुनावों से पहले गठबंधन तोड़ा जाता है। मैंने तो पहली बार देखा था कि रिटर्न एग्रीमेंट भी होते हैं गठबंधन में, और वो रिटर्न एग्रीमेंट भी इन्होंने तोड़े। लेकिन एक आश्चर्यजनक स्टेटमेंट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की आई इलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे, जब उन्होंने ये बात बोली कि अभी गठबंधन की राजनीति खत्म नहीं हुई है, तो उसका मतलब ये था जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो स्टेटमेंट गठबंधन की राजनीति खत्म नहीं हुई है ये आई। तो अभी तक ये खुद ही कंफ्यूज है कि गठबंधन की राजनीति को बरकरार रखना है या अकेले चलना है। नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया ना कि ठीक है, वहां पर अगर मैंडेट नहीं तो दोबारा चुनाव से अच्छा तो ये है कि यहीं पे गठबंधन किया जाए, और जब विचार मिल रहा है तो गलत क्या है? मैंने आपसे बताया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से पहले अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई थी कि अभी गठबंधन की राजनीति खत्म नहीं हुई है, और इलेक्शन से जस्ट पहले उन्होंने काफी राजनीतिक दलों के साथ अपने गठबंधन तोड़े थे। तो पहला स्टैंड उनका ज्यादा मजबूत था या दूसरा स्टैंड मजबूत था या आज का मजबूत है? ये माहौल के हिसाब से, परिस्थितियां देखने के हिसाब से उनकी स्ट्रेटजी चेंज होती है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर शिवसेना के और ज्यादा बेहतर वो लोग बता पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन से पहले अलायंस में थे, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक मिनट, बिल्कुल नहीं, आप शिवसेना की चर्चा मत करो। नहीं, अब मैं आप सिर्फ अपनी और बीजेपी, नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। मैं जब रिटर्न एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो शिवसेना के साथ नहीं हुआ था, वो किसी और पार्टी के साथ हुआ था। तो मैं ये इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, परिस्थितियों के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करी जा रही है आजकल, वो एक उनकी एक रणनीति जरूर हो सकती है। मैं इसी का जवाब प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे लेना चाहूंगी।
परिस्थितियों के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलती है। क्या गठबंधन की राजनीति अब खत्म है या फिर अभी भी दौर बाकी है? मेरे ख्याल से गठबंधन की राजनीति को पूर्णतः यह कहना है कि अब इसकी संभावनाएं नहीं हैं, मैं इसको नहीं स्वीकार करता हूं। अभी भी गठबंधन की पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से और चलेगा इस देश में कई राज्यों में, लेकिन कोई भी गठबंधन अगर सैद्धांतिक आधार के बिना होता है तो उस गठबंधन का वही हाल होता है। तो मेरे ख्याल से अगर नीतिगत स्तर पे, वैचारिक स्तर पे अगर सामंजस्य बने तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमने देखा कि ये लोग अभी भी बात टीवी पर अभी भी कह रहे हैं मित्तल जी कि 25 साल का हमारा गठबंधन था। अगर आपको 25 साल की इतनी पुरानी दोस्ती थी तो अभी एक सप्ताह पहले 12 तारीख को मैंने मोदी जी का भाषण सुना। कैंपेनिंग के समय उन्होंने क्या कहा, हफ्ताखोर कहा शिवसेना को, भ्रष्ट कहा, बुरे मुंबई में भ्रष्टाचार फैला के रखा है। एक सेकेंड और एनसीपी को स्वाभाविक तौर पे भ्रष्ट पार्टी बताया, नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को। और आज उनसे आप समर्थन लेने के लिए बेचैन है, परेशान है। अगर आपको सत्ता में आना है तो दूसरी कोई आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। चलिए उदय प्रताप जी हमारे साथ हैं। स्वार्थ और सत्ता की ही राजनीति अगर होनी है और जिसको आप कल तक भ्रष्ट कह रहे हैं उसको आप ईमानदार बता के सरकार में शामिल करेंगे तो मैं समझता हूं कि बीजेपी जैसी जो एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को नैतिक मूल्यों की बात करती रहती है, भ्रष्टाचार विरोधी बात करती है, उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और यह बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि शिवसेना और एनसीपी के साथ किस मुंह से अभी क्लियर नहीं किया उन्होंने। सुधांशु जी छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि मैं इसके बाद उदय प्रताप जी से भी रिएक्शन लेना चाह रही हूँ जी। नवजोत जी, बड़ा हास्यप्रद लगता है जब मिश्रा जी ये कहते हैं, क्योंकि 15 साल तक जिसके साथ आपने 15 साल तक महाराष्ट्र में सरकार चलाई, उसको आप ही करप्ट कह रहे हैं, वो आपको निकम्मा कह रही हैं। तो 15 साल तक जब तक तो आपके यू आर बेड फेलोज विद देम, तब तक तो वो ठीक थे। आप आज वो कह रहे हैं आदर्श घोटाले में ये इन्वॉल्व थे। आप कह रहे हैं अजीत जो है क्या कह रहे पवार है, उन्होंने जो आपको क्या मजबूरी आ गई? मैं तो बुरा हूं, मैंने कहा ना आपने जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी का शरद पवार जी को खुल के कहा पहले बीच में ना बोलिए के आप तैयार हैं करता मित्तल जी। देखिए मिश्रा जी कोई तहजीब रखिए, लंबा कोई तहजीब रखिए। और आप हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चर्चा एक समय चर्चा पर बीजेपी के मिश्रा जी सुधांशु जी आप रुकिए ना, आप रुकिए। एनसीपी के नेता यहाँ पर मौजूद है इस पैनल में, हम उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। जी उदय प्रताप जी, संक्षेप में ब्रेक लेना है मुझे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। हेलो, सवाल ये है कि क्या मजबूरी है आपकी, क्यों बीजेपी का साथ दे रहे हैं? क्या डर गए बीजेपी से आप लोग? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए महाराष्ट्र राज्य आज एकदम उभरता हुआ राज्य है, नंबर 1 राज्य है। और इतने काम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चालू है वहां पे। और राज्यपाल शासन आने से, देखिए हंग असेंबली हुई है, राज्यपाल शासन आने से वहां पे कामों पे कोई असर नहीं पड़े। इस वजह से हमारे नेता माननीय शरद चंद्र पवार जी ने मतलब सरकार बनी इसलिए बाहर से समर्थन दे दिया है। और निस्वार्थ कोई भी उसमें हम सरकार में आएंगे ऐसा कोई भी बात नहीं है। हमने महाराष्ट्र शासन के राज्य अच्छी स्थिर सरकार होए और अच्छा सरकार काम करे, उसने बाहर से सपोर्ट किया हुआ है। चलिए दलील तो आप ये दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं डर है, खौफ है। बहुत से नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो साथ अगर दे दिया जाए तो सही है। मैं इस पर सभी का रिएक्शन लूंगी। तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से आज का मुद्दा में। तमाम खास मेहमान जुड़े हैं और एक और मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश चौबे हैं, लीडर एमएनएस के। इनसे भी हम चर्चा करेंगे और पूरा पैनल जिससे मैं पहले आपको रूबरू करा चुकी हूं। लेकिन इस वक्त मोदी मंत्र एकला चलो रे पूरी तरह से हिट रहा है। प्रधानमंत्री और पार्टी के हौसले के सामने तमाम रुकावटें बौनी साबित हुई और पहली बार हरियाणा में कमल खिला है। लेकिन इस जीत के बाद अब भी एक सवाल बना हुआ है कि कौन होगा हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री। आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। मोदी मैजिक का कमाल है कि कई नेताओं की नींद उड़ गई है।
नींद राहुल की उड़ गई है, नींद सोनिया की उड़ गई है, नींद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गोपाल कांडा की उड़ गई है, नींद कुलदीप बिश्नोई और चौटाला परिवार की भी उड़ गई है। सच ये है कि इन नेताओं की नींद उड़ी नहीं, उड़ा दी गई है। जो ये कहते हुए थकते नहीं थे कि हरियाणा में इस पार्टी के पास चेहरा नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, दल बदलुओं की जमात है, बागियों की भरमार है, 2 अंकों में कभी विधायकों की संख्या नहीं हो पाई, उसी पार्टी ने अकेले दम पूर्ण बहुमत हासिल करने का चमत्कार कर डाला। पहली बार अकेले दम चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने 90 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा में पहली बार बीजेपी सरकार का सपना जैसे जैसे हकीकत में बदलने लगा, कई नेताओं की नींद उड़ने लगी। कई आंखों में नींद की जगह मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तैरने लगी। संसदीय दल की बैठक और मंगलवार को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के बाद औपचारिक तौर पर हरियाणा के नए शासक के नाम का ऐलान होगा, लेकिन तब तक कई आंखों में नींद की जगह कुर्सी का सपना ही छाया रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाट, नान-जाट, पंजाबी, ब्राह्मण ये बात कभी नहीं की। हम जाति से ऊपर उठकर हमेशा जातिवाद पे कभी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति नहीं की। हमने हमेशा राष्ट्रवाद पे राजनीति की। हरियाणा में विजय के बाद विजय वर्गीय की बात पर कई नेताओं ने गौर किया होगा। इससे भी नींद कहां है? जाट बाहुल्य राज्य में पार्टी ने सारे पत्ते खोल रखे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा की नींद कुर्सी के सपने में उड़ी होगी, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु सिंह भी इतनी दफा दावेदार बता दिए गए कि नींद काफूर हो गई। पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को लगता है कि किसानों के सूबे में कहीं उनकी किस्मत न चमक जाए, तो आरएसएस से पार्टी में आए एमएल खट्टर को अतीत और वर्तमान से अपनी उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे हालात में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज को भी नींद नहीं आ रही है, तो इसे भला क्यों नहीं समझा जाए। कुछ यही हाल किशन पाल गुर्जर का भी है, लेकिन सुबह ऐसा कहने का हौसला नहीं दे रही। ने अभी बैठक बुलाई है, कैंडिडेट तो जो भी तय करेगा सब उसको मानेंगे। नहीं, मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी जिसको भी तय करेगी हम उसके साथ मिलकर हरियाणा में तरक्की और विकास करेंगे। गैर जाट नेताओं के नाम पर चर्चा हो तो खट्टर के साथ ही केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कृष्णपाल गुर्जर की भी मजबूत उम्मीदवारी बताई जाती है। कई दावेदारों के बीच सबको चुप करने के लिए अगर सुषमा पर दांव लगाया गया तो कई लोग शायद हैरान न हो, लेकिन सुषमा की नींद उड़ने की वजह कुछ और है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इतने बड़े ओहदे के सामने हरियाणा की कमान कहीं सियासी हलकों में डिमोशन की तरह तो नहीं फैलने लगेगी। कोशिश में तो कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले राव इंद्रजीत सिंह भी हैं। नींद तो उनकी भी उड़ी है, लेकिन पीएम मोदी के काम करने का अंदाज भी वो जानते हैं, इसलिए रत जगा करने के अलावा करें भी तो क्या करें। हम चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हो, क्योंकि हमें दक्षिणी हरियाणा में जो वोट मिली है वो राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री के नाम पर। हमारे क्षेत्र से एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुई है, बेनिफिट सरकारों ने हमारे को नहीं दी है, तो इस तौर पे इस बार 19 रास लगाए बैठे हैं कि क्या पता दक्षिणी हरियाणा के 3-4 जो जिले हैं इधर से भी क्या पता भारतीय जनता पार्टी सोच ले। ऐसी कामयाबी के बाद बीजेपी की महफिल का ये शोर नींद नहीं उड़ाए तो करे क्या। दूसरी तरफ विपक्ष की वीरानगी में चंद नेताओं को नींद आए तो कैसे। सो वजह अपनी अपनी, रत जगह अपना अपना। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। चलिए, खास मेहमान हैं सुधांशु जी। क्यों नींद उड़ाए हैं सबकी, अब बताइए, चेहरा कौन है हरियाणा में? आपने तो सबकी ऐसी नींद उड़ाई है कि पूछिए नहीं। कोई नींद आपने उड़ाई है सुधांशु जी, हमने नहीं। आप फाइनल नहीं कर रहे हैं। वहां तक तो ठीक है। सुनिए, नींद उड़ जाए वहां तक तो ठीक है, ये होश नहीं उड़ने चाहिए। ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है कि होश ना उड़ जाए। लेकिन ऐसा है कि जब समकक्ष नेता होते हैं तो ये स्वाभाविक है कि दावेदारी बहुतों की होती है। हम लोग कभी हरियाणा में सत्ता में रहे नहीं, कभी मौका नहीं मिला कि किसी एक व्यक्ति को उस कद तक पहुंचाया जा सके। जो पहले थे वो आज के राजनीतिक पटल पे है नहीं।
तो जब समकक्ष नेता होते हैं तो उनमें सामर्थ्य सब में है, सब में कॉम्पिटेंस है, सब में कैपेबिलिटी और सूटेबिलिटी है, लेकिन उनमें से एक का फैसला होना है। वेंकैया नायडू जी और दिनेश शर्मा जी, उनको जिम्मा दिया गया है, वो विधायकों से बात कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और जल्द ही कोई एक पे जो है सबकी मत बन जाएगी और मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। अच्छा चलिए, देखिए नाम तो आपने कोई छोड़ा नहीं, तो मैं कोई नहीं सुधांशु जी वो क्या होता है ना कि काउंटडाउन जब शुरू होता है ना, पहले 10 चुने जाते हैं, फिर 5, उसके बाद 3, फिर रनर अप और फिर नंबर 1 निकाला जाता है। तो 3 नाम मैं आपको बता देती हूँ, खट्टर साहब, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज। अब इसमें से 2 तो कम से कम आप बताइए ना कौन कौन हो सकते हैं। नहीं, ये जो आपने शॉर्टलिस्टिंग करी है शायद ये बहुत उपयुक्त और सही नहीं है। मतलब हम ये माने कि इन तीनों में से कोई नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन क्या है इसमें, नहीं मैंने कहा कि बिल्कुल करेक्ट जिसको माना जाए ये भी ठीक नहीं है। और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है इस निर्णय को होने के लिए। तो हरियाणा जो है वो नए मुख्यमंत्री के साथ दिवाली मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। और एक नई सुबह, एक नया उल्लास और एक नई जोश से नया साल शुरू होगा हिंदुओं का। ठीक है, चलिए मैं जेटली जी आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि बीजेपी, हालांकि चेहरा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था, अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं है, सुधांशु जी किसी नाम को फाइनल नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा था कोई? देखिए, हम ये बात पहले से कहते आ रहे हैं, ये चुनाव ही मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उनके नाम पर, उनके व्यक्तित्व पे और उनके कामों पर लड़ा गया। ये नेतृत्व पहले से ही नेतृत्व एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पे इनके पास कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि आज हैवी मैंडेट मिला है, मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी मिली है, मोदी जी के नाम पर मिली है। तो अब मोदी जी को ही निर्धारित करना है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की कोई ऐसी पसंद किसी भी नेता के तौर पे नहीं थी, मुख्यमंत्री के तौर पे कोई पसंद नहीं थी। तो अब जो भी नेता दिया जाएगा, मोदी जी को जो मेजोरिटी और मैंडेट मिला है और मोदी जी को ही वो नेतृत्व प्रदान करना है स्टेट में, वो किसको लेकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन जो भी आएगा, हम इतनी शुभकामनाएं उसे देना चाहते हैं और साथ में विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा प्रदेश की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए हम उनके मार्गदर्शक बन के रहेंगे, क्योंकि वायदे जितने किए हैं उन वायदों को पूरा करना भी जरूरी है। तो हम इतने यानी दबी जबान में हम ये समझे कि एनएलडी साथ दे रही है? नहीं, हमने आपको बोला हरियाणा प्रदेश के उत्थान के लिए, के विकास के लिए, उत्थान के लिए सरकार बनेगी। देखिए, विकास, आप लोग अगर साथ देंगे तो अच्छा है। विकास के लिए, क्योंकि वायदे इतने हो चुके हैं कि मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इस राजनीति में हरियाणा प्रदेश पीछे रह जाए और हम नेतृत्व और नेतृत्व विहीनता की बात करते रह जाए। मतलब हम कदम उठाएंगे और आप सपोर्ट देंगे पीछे? देखिए, हम सपोर्ट नहीं, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगर यहाँ पे कोई अच्छे काम होंगे तो उसका समर्थन करेंगे, और नहीं होंगे, अगर कहीं पे वायदा खिलाफी होगी तो वहां मजबूती से आपको इंडियन नेशनल लोकदल खड़ा हुआ नजर आएगा। तो आप विपक्ष में रहेंगे? हम विपक्ष में रहेंगे, साथ नहीं है। साथ तो इम्पॉसिबल, नाउ इट इज अवर, हम ये ऑपोजिशन पार्टी के हम मुख्य विपक्षी दल हैं आज की डेट में हरियाणा। चलिए ठीक है, तो हरियाणा की बात हुई, लेकिन अब सवाल अभी महाराष्ट्र पे बाकी है। सभी खास मेहमानों से हम चर्चा जारी रखेंगे। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। बहुमत के पास है, साथ चाहिए बीजेपी को किसी का सरकार बनाने के लिए। एनसीपी बिना शर्त समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इंतजार हो रहा है शिवसेना का। सुधांशु मित्तल जी, ये बताएं कि अभी तो पार्टी आला कमान को ही तय करना है ना कि आप शिवसेना का साथ लेंगे या फिर एनसीपी का लेंगे, तो कहां पर पेच फंसा हुआ है अभी? ऐसा जैसे मैंने आपसे कहा कि ये विषय मूल्यांकन का है कि सरकार बननी है तो कैसे बननी है और किन के साथ बननी है, और अगर उनका साथ लिया तो क्या कोई शर्तें हैं या बिना शर्तों के हैं। और इन सारी चीजों का जायजा लेने के लिए, इन सारी चीजों का आंकलन लेने के लिए और इस सारी चीजों का संवाद और वार्ता करने के लिए ही ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? बीजेपी की प्रायोरिटी क्या रहेगी, एनसीपी या शिवसेना? अब शिवसेना, मैंने कहा ना, ये प्राथमिकता तो उस पर निर्भर करेगी कि लोग कह क्या रहे हैं। आपने देखा कि एनसीपी ने अपनी तरफ से, लोग आपकी पार्टी से भी लोग चाहते हैं कि वापस से गठबंधन हो जाए, शिवसेना की पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि वापस से गठबंधन हो जाए, आप दोनों साथ मिलकर आए वहां पर। प्रायोरिटी एनसीपी या शिवसेना? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि संवाद और वार्ता
संवाद और वार्ता के बाद ही ये चर्चा हो सकती है। ठीक है। एनसीपी ने तो अपनी तरफ से एक जो है ऑफर दिया है ना जी। अभी भाजपा की तरफ से तो कोई इसमें पहल हुई नहीं है। ठीक है। अब ये दोनों जन जाके वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से, नेतृत्व से, सबसे बात करके उनका मन क्या है, वहां के विधायक क्या चाहते हैं, ये सारा आंकलन लेने के बाद आगे करेंगे। और मैं आपको इतना बतला देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत आंकलन है इसका, बड़े स्वाभाविक और बड़े आसान तरीके से हम लोग शायद इसमें कर लेंगे। अभी मैं बस एक और कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता नैतिकता की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस के मुंह से नैतिकता की बात बड़ी अशोभनीय है। जी जी, सुधांशु जी, इस वक्त प्रेमचंद जी हमारे साथ नहीं है, शायद सुन रहे होंगे, लेकिन आपको कांग्रेस की नैतिकता जवाब मैं नहीं ले पाऊंगी इस वक्त हमारे साथ। सॉरी, मैं फिर नहीं बोलता, मुझे लगा वो थे। चंद्रहास जी, ठीक है, चंद्रहास जी ये बताएं भाई, वो तो एनसीपी को अभी तक इसीलिए जवाब नहीं दिया कि कहीं ना कहीं अंदर खाते इंतजार हो रहा और चर्चाएं भी चल रही है शिवसेना के साथ। स्टैंड क्या है आपका? नहीं, मित्तल साहब से मैं पूछना चाह रहा था, आपके अपने दिल में क्या है, उसको थोड़ा बाहर करो। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं सभी लोगों से। हमने भी वही कहा, पार्टी का स्टैंड है कि अगर हमारे पास आएंगे तो विचार करेंगे। स्पष्ट उद्धव साहब ने कहा है कि अगर आएंगे तो बात करेंगे। आप नहीं जाएंगे? नहीं, आपकी पार्टी के तमाम लोग अगर चाहें भी साथ जाना है तो आप नहीं जाएंगे? शिवसेना चल के नहीं जाएगी। शिवसेना चल के नहीं जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनली व्यक्त में बताऊं आपको, अगर शिवसेना चल के जाती है तो हमारी ये बहुत बड़ी कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी ने, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप फिर विपक्ष में बैठने को तैयार हैं? विपक्ष में बैठने और न बैठने से शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मंत्रालय में जाके, आप तैयार हैं या नहीं? फिर नहीं, आप बात सुनिए पूरी। मंत्रालय में जाके कोई शिवसेना घोटाला करने वाली नहीं है कि बहुत जल्दी है हमको मंत्री बनेंगे, सरकार बनेंगे, ऐसा कुछ भी शिवसेना का कोई मन में नहीं, कोई विचार नहीं। बीजेपी के बहुत अच्छे नेता, हाँ या ना, बात नहीं बनती है तो विपक्ष में जाएंगे फिर? हाँ बिल्कुल, क्लियर स्टैंड। अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी, सेंटर और कॉर्पोरेशन में क्या करेंगे बताइए? नहीं, अभी तो पहले इसको क्लियर होने दो, तो बात की बात है। नहीं, आप बताइए, आप चाह ही नहीं रहे, आपने, आपकी तरफ से कोई एक हिंट नहीं आया, बताइए फिर। भाई, हमने उनको कौन सा छोड़ा है जब हम आपको हिंट देंगे? उन्होंने हमको छोड़ा। वो अगर हमें गले लगाना चाहते, हमसे बात करना चाहते, तो पार्टी फैसला कर देगी इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुधांशु जी, संक्षेप में आंसर दीजिएगा। एक बस आखिरी जी। चंद्रकांत जी, मुझे नहीं पता कि आप कितने अधिकृत हैं ये सब बातें करने के लिए जो आप बातें कर रहे हैं। ठीक है। और नहीं, कौन सी नहीं, मित्तल साहब, कौन सी बात कर रहे हो आप? आपका शिवसेना से कितना पुराना, एक सेकंड, हमारा उतना पुराना, एक मिनट, एक जवाब ले लेते हैं चंद्रहास जी, एक जवाब ले लेते हैं। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई, वक्त की कमी है, सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अखिलेश चौबे जी भी हमारे साथ रहे, लेकिन मैं उनसे चर्चा नहीं कर पाई। अखिलेश जी, मैं माफी चाहूंगी, आपका रिएक्शन नहीं ले पाई। मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाई, समय की कमी है, यहीं पे हमें ब्रेक करना होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मुद्दा में इतना ही।